इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम दो पार्ट में फिनिश करेंगे, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी स्टार्ट होता है कंडक्टेंस से। और व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस का मतलब होता है कितनी आसानी से किसी मटेरियल में करंट फ्लो होता है, उसी को कंडक्टेंस कहा जाता है। मुझे बताइए कौन सा मटेरियल ऐसा होता है जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है? कंडक्टर्स। कौन सा मटेरियल ऐसा होता है जिसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता है? इंसुलेटर। कौन सा मटेरियल ऐसा होता है जिसमें करंट ठीक ठाक फ्लो होता है? सेमीकंडक्टर। ये सब बातें आपने बचपन में पढ़ी होंगी। अब कंडक्टेंस को हम शो करते हैं जी से, जी फॉर कंडक्टेंस। और जी कैसे निकालते हैं? 1/R। सब जानते हैं रेसिस्टेंस करंट को रोकता है, जितना रेसिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, सीधी सी बात। कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमंस, SIEMENS, साइमंस। अब यहां पर हम कंडक्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेटल देता है। मेटल की डेफिनेशन क्या है? मेटल के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं। क्योंकि मेटल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं तो आसानी से फ्लो करना शुरू कर देते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या मिलेगी? कंडक्टेंस मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कौन देगा? मेटल देगा। एल्यूमिनियम की वायर, कॉपर की वायर, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस देंगे। तो क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या फिर मेटेलिक कंडक्टेंस बोल देते हैं। तो याद रहे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हमें कौन देगा? मेटल्स देंगे। फिर आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस कौन देगा? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एसिड, बेस, सॉल्ट। एसिड का सॉल्यूशन, बेस का सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या देंगे? आयनिक कंडक्टेंस देंगे। सब जानते हैं एसिड, बेस, सॉल्ट आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं और आयन में चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या आएगा? कंडक्टेंस आएगा, जिसको हम आयनिक कंडक्टेंस बोलेंगे। तो ये है बच्चों दो तरह कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस। अच्छा, आयनिक कंडक्टेंस के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में कि एक कंटेनर था जिसमें वाटर था, वाटर की वजह से बल्ब ग्लो नहीं किया। उसी कंटेनर में हमने एसिड डाल दिया, बल्ब ग्लो करने लग गया। तो जो एसिड से क्या आया? एसिड से आयंस आए, आयन से क्या है? आयनिक कंडक्टेंस आया। एक और एग्जांपल 10th में दिया था कि भाई रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों भाई? रेन वाटर के अंदर एसिड होता है और एसिड आयंस में डिसोशिएट होते हैं, उसकी वजह से क्या आएगा? आयनिक कंडक्टेंस आएगा। तो ये है बच्चों दो तरह कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेटल देगा, आयनिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट देंगे, एसिड, बेस, सॉल्ट। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जिस कंडक्टेंस की चर्चा ज्यादा होगी वो आयनिक कंडक्टेंस की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक कंडक्टेंस। अब हम आयनिक कंडक्टेंस को मेजर कैसे करेंगे? आयनिक कंडक्टेंस की जो मेजरमेंट होगी वो दो तरीके से होगी, कापा से होगी, लैम्डा से होगी। कापा क्या है? कापा है कंडक्टिविटी और लैम्डा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। तो आयनिक कंडक्टेंस को दो तरह से मेजर किया जाएगा एज पर एज एनसीईआरटी सिलेबस 12th क्लास। कापा से मेजर किया जाएगा, लैम्डा से मेजर किया जाएगा। अब कापा का नाम पता लग गया, कंडक्टिविटी होता है, लैम्डा का नाम पता लग गया, मोलर कंडक्टिविटी होता है। अब देखिए कापा क्या होता है। कापा होता है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन पर यूनिट वॉल्यूम। अबे पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? ये देखिए ऊपर क्यूब आपको दिख रहा होगा, लेंथ कितनी? 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी? 1 सेंटीमीटर, हाइट कितनी? 1 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दीजिए, 1 मीटर क्यूब बोल दीजिए, इसी को पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। इस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो सॉल्यूशन कंडक्टेंस देगा उसे कंडक्टिविटी कहा जाता है। सीधी सीधी बात बता दूं, इस क्यूब के अंदर एसिड फिल कर दो, एसिड का सॉल्यूशन फिल कर दो, बेस का सॉल्यूशन फिल कर दो, सॉल्ट का सॉल्यूशन फिल कर दो, कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दो, उससे जो कंडक्टेंस आएगी, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन फिल किया उससे जो कंडक्टेंस आएगी उसे कापा बोलेंगे। सीधी सी बात हो गई। तो क्या लिखा आपके सामने? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन पर यूनिट वॉल्यूम। लैम्डा क्या होता है? कंडक्टेंस बाय 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन।
अगर यही जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितने मोल का हुआ, 1 मोल का हुआ, 1 मोल क्वांटिटी का हुआ, तो जो कंडक्टेंस आएगी उसे क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम से मिलने वाली कंडक्टेंस कापा, 1 मोल सॉल्यूशन से मिलने वाली कंडक्टेंस लैम्डा। कापा का मतलब कंडक्टिविटी, लैम्डा का मतलब मोलर कंडक्टिविटी। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन का मतलब एग्जाम में आप क्या लिख के आएंगे, यहां से तो आपको कंसेप्ट समझ आएगा। एग्जाम में बच्चे लिखने में गलती करते हैं, तो चलिए प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कापा लैम्डा की। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है। कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल लिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन से जो कंडक्टेंस आएगी उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन आपने कहां पर फिल करना है, देखिए आपके सामने सिंपल सा एक कंडक्टिविटी सेल है। इस कंडक्टिविटी सेल में 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है। इन्हीं 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में आपने ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन फिल करना है। इन दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है, यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर। इन दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है, यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इस कंडीशन के अंदर जो हमें कंडक्टेंस मिलेगी उसी को कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो सिंपल सी बात हो गई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन लेना है, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में रखना है, दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है, यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर। दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का एरिया कितना, यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सभी कंडीशन के अंदर जो भी कंडक्टेंस मिलेगी उसे कंडक्टिविटी बोलेंगे। ये प्रॉपर डेफिनेशन। तो बच्चों यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर, वो तो हमें फॉर्मूले से पता चल जाएगा। तो काम की बात आपने यही सीखी है कि भैया कि यूनिट एरिया रखना है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का, दूरी भी यूनिट रखनी है, 1 रखनी है, उसके बीच में 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन रखना है, उस सॉल्यूशन से जो कंडक्टेंस मिलेगा उसे कंडक्टिविटी बोलेंगे। ये पता आपने कर लिया है। अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पर। मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में क्या करना है, अब जो हमने सॉल्यूशन रखना है 1 मोल रखना है, 1 मोल क्वांटिटी का रखना है, 1 मोल क्वांटिटी का सॉल्यूशन रखना है, उससे जो कंडक्टेंस मिलेगी उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। कंडीशन लगभग वही है, 2 इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, एरिया कितना A, अब की बार एरिया A है, डिस्टेंस कितना उन इलेक्ट्रोड के बीच में, यूनिट 1 सेंटीमीटर। अब जो हमें कंडक्टेंस मिलेगी वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो बच्चों इस तरह से हमने डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है। यहां पर काम की बात यही है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाली कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मिलने वाली कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। ये खास बात है, बाकी तो सब डेफिनेशन है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वो तो फॉर्मूले से पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। तो आपके सामने कुछ फॉर्मूले हैं, जरा उन पर बात कर लेते हैं। ये कंडक्टिविटी है जो कि निकाली जाती है 1/ρ। रो क्या है आपका, रेसिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। रो का फॉर्मूला आपको पता होगा, 10th क्लास में था, R = ρ/L/A। तो यहां से हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, कापा = 1/r × L/A। कापा आपका कंडक्टिविटी है, 1/r आपका कंडक्टेंस है और L/A आपका CC है। CC का मतलब सेल कांस्टेंट। तो देखिए आपका रिलेशन आ गया, कापा = कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो 1/r कंडक्टेंस, L/A सेल कांस्टेंट और कापा = कंडक्टिविटी। इसके बाद आता लैम्डा, मोलर कंडक्टिविटी। कापा को कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। कंसंट्रेशन है आपकी मोल पर लीटर या फिर मोलैरिटी। अगर इसको 1000 से इंटू कर देंगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। 1000 से इंटू तब करेंगे
जब आपका कापा साइमन पर सेंटीमीटर में दिया हो, और थाउजेंड से इंटू तब नहीं करेंगे जब कापा आपका साइमन पर मीटर में दिया हो। तो सीधी सीधी बात है, साइमन पर मीटर हो तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और साइमन पर सेंटीमीटर हो तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबको मालूम है कि एसिड बेस सॉल्ट डिसोशिएट होते हैं आयंस में, वहीं से अल्फा निकलता है। इस अल्फा की मदद से के निकलता है। ये के यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये कंडक्टिविटी है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस आपको पता होगी, ये हमने 11th में पढ़ा था कि जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। इन सब पर हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे। अब अल्फा कैसे निकालते हैं, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अल्फा निकालते हैं लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा जैसे कि आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तब बन जाती है जब हम सॉल्यूशन में बहुत सारा वाटर डाल देते हैं। बहुत सारे वाटर डालने को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन में बार बार वाटर डालते रहेंगे, बार बार वाटर डालते रहेंगे, बार बार वाटर डालते रहेंगे, उसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर हम अलग से कंटेंट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, कुल मिला के आपका अल्फा निकल गया लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके सामने सारे फॉर्मूले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा। अगर हम सॉल्यूशन में बार बार वाटर डालते रहें तो कापा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लैम्डा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। सीधी सीधी बात बता दूं कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, बार बार सॉल्यूशन में वाटर डालेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कापा आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर बार बार वाटर डालेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये अच्छे से आप याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब रीजन क्या है इसका? रीजन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है वाटर डालने पर, डाइल्यूशन करने पर। सबको मालूम है ना कंडक्टिविटी क्या होती है? पर सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस आएगी उसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। मान लो हमारे पास वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब और नंबर ऑफ आयंस 6 है, यानी कि जो हमारा एसिड बेस सॉल्ट है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें 6 आयंस आ रहे हैं, ये हम गैस कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने आयंस हमें कंडक्टेंस देंगे, सीधी सी बात है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने आयंस कंडक्टेंस दे रहे हैं। अब हमने डाइल्यूशन कर दिया, वाटर डाल दिया। वाटर डालने से मान लो वॉल्यूम हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम बढ़ जाएगा वाटर डालने पर, नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे क्योंकि हमने एसिड बेस सॉल्ट ऐड नहीं किया है, वाटर ऐड किया है। मान लो हमारा एसिड है तो एसिड तो हमारा वही रहेगा, आयंस वही रहेंगे, वाटर ज्यादा हो जाएगा। अब बताइए 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन? 6। लेकिन कंडक्टेंस तो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। तो अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब में 6 आयन है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन हो गए? 3। डाइल्यूशन करने से पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन थे? 6। डाइल्यूशन करने के बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन? 3। तो पर सेंटीमीटर क्यूब में आयंस डिक्रीज हो गए। पर सेंटीमीटर क्यूब में आयंस डिक्रीज हो गए तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। सीधी सीधी बात है। यहां पर सेंटीमीटर क्यूब में 6 आयन है, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब में 3 आयंस है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में ही कंडक्टिविटी निकाली जाती है और वो डिक्रीज हो गए नंबर ऑफ आयंस। तो ये आपने एग्जाम में रीजन लिखना है। ये तो समझाने के लिए था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा। लैम्डा पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? लैम्डा इज इक्वल टू कापा इनटू वी। अब बच्चे कहते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया? बड़ा सिंपल है, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू कापा अपॉन सी होता है। ये देखिए हमने पढ़ा है, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो कापा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा।
सी की जगह हमने लिख दिया n/b, n/b। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर हम कुछ ऐसे करें नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम, तो b आपका ऊपर चला जाएगा। अब बताइए नंबर ऑफ मोल कितना लेना है? नंबर ऑफ मोल लेना 1, तो नंबर ऑफ मोल हमने 1 ले लिया। तो जैसे नंबर ऑफ मोल 1 ले लिया, चलिए एक काम करता हूं, यहां पर n लिख देता हूं। अब मैं नंबर ऑफ मोल 1 ले लेता हूं। ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू बी। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा कापा पर भी डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा बताइए, कापा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कापा डिक्रीज तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। कापा लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कापा डिक्रीज लैम्डा डिक्रीज, तो कापा ने फैसला सुना दिया कि मैं डिक्रीज हो रहा हूं, तू भी डिक्रीज हो जा। अब वॉल्यूम भी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज लैम्डा इंक्रीज। मैं दोबारा बता देता हूं, कंडक्टिविटी डिक्रीज, कापा डिक्रीज तो लैम्डा भी डिक्रीज, कापा डिक्रीज लैम्डा डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज डाइल्यूशन करने पर, वॉल्यूम इंक्रीज लैम्डा भी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज लैम्डा भी इंक्रीज। तो एक फैक्टर कह रहा है तो डिक्रीज हो रहा, दूसरा फैक्टर कह रहा तो इंक्रीज हो रहा। मानेंगे किसकी? कापा की मानेंगे कि वॉल्यूम की मानेंगे? अब ये फैसला आने वाला है, क्योंकि हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है। तो बच्चों जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट वॉल्यूम हो। क्यों भाई सफिशिएंट वॉल्यूम क्यों हो? देखिए जरा, ये मान लो हमारे पास ये वॉल्यूम है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर हमारे पास वॉल्यूम कम होगा तो ये मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये मूव इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि K पॉजिटिव Cl नेगेटिव फोर्स डालेगा, Cl नेगेटिव K पॉजिटिव फोर्स डालेगा। इंटरआयनिक फोर्स कहते हैं इसे। इंटरआयनिक फोर्स लगने से ये मूव नहीं कर पाएंगे, आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। तो मूव नहीं कर पाएंगे आयंस, तो कंडक्टिविटी आएगी नहीं। तो हमारे पास वॉल्यूम सफिशिएंट होना चाहिए। तो अब हमने क्या करा? वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव दूर दूर हो गए। देखिए जरा, ये दूर दूर हो गए। अब इनके बीच में इंटरआयनिक फोर्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब इंटरआयनिक फोर्स डिक्रीज हुई तो ये आसानी से मूव करने लगे। अब इनको खींचने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। पहले अट्रैक्शन थी, अब अट्रैक्शन कम हो गई। तो वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होता है? वॉल्यूम के बढ़ने से जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो मैं दोबारा ये बात बता देता हूं कि जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं तो उनको उस कंटेनर के अंदर घूमने की आजादी होनी चाहिए। अच्छी खासी अमाउंट है 1 मोल। तो 1 मोल अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो तो सफिशिएंट वॉल्यूम होना चाहिए ताकि वो मूव कर सकें। और सफिशिएंट वॉल्यूम कब होगा? जब हम डाइल्यूशन करेंगे। तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम सफिशिएंट हुआ। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है, अब वो आसानी से घूमने लगे। तो अंत में जाके वॉल्यूम ने कहा कि मैं लैम्डा का फैसला सुनाऊंगा, क्योंकि सफिशिएंट वॉल्यूम होने से आयन घूमे, खुश हो गए आयन, अब घूम रहे हैं तो कंडक्टेंस देंगे। तो आंसर कापा से नहीं आएगा, वॉल्यूम से आएगा। तो वॉल्यूम के फैक्टर ने कापा के फैक्टर की को नीचे कर दिया। वॉल्यूम डोमिनेट हो गया, कापा रिसेसिव हो गया। यानी कि कापा से आंसर नहीं आएगा लैम्डा का, वॉल्यूम से आंसर आएगा। तो सीधी सीधी बात है, इसको हम कहते हैं कंपनसेशन, नुकसान की भरपाई। तो कापा के नुकसान की भरपाई वॉल्यूम के इंक्रीज होने ने कर दी। कापा से लैम्डा का नुकसान हुआ लेकिन वॉल्यूम ने संभाल लिया। वॉल्यूम ने कहा आंसर कापा से नहीं आएगा, मेरे से आएगा। तो 1 मोल आपका इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से एकोमोडेट हो जाए तो वॉल्यूम सफिशिएंट होना चाहिए। तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम सफिशिएंट हो जाता, आयन घूमने लग जाते हैं, अंत में वॉल्यूम से आंसर आएगा, कापा से आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या लिखा हुआ? डिक्रीज इन कापा ऑन डाइल्यूशन इज कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन द वॉल्यूम, सो लैम्डा इंक्रीजेस। तो वॉल्यूम ने संभाल लिया, कापा के नुकसान की भरपाई कर दी। नहीं तो कापा तो लैम्डा को डिक्रीज कर रहा था, वॉल्यूम ने इंक्रीज करा दिया। आंसर वॉल्यूम देगा, कापा नहीं देगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे समझ आ रहा है। तो मुद्दे की बात यह हुई कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से बच्चों हमने अच्छे से कर लिया है आपके सामने जो जो हमने स्टॉपियम करना था कि कंडक्टेंस क्या होती है,
आयनिक कंडक्टेंस वो किस तरह से निकाली जाती है, कापा लैम्डा, कापा होता है पर यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस, लैम्डा होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस। इसके बाद मैंने फॉर्मूले पढ़े, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कर दिया आपके सामने। इस टॉपिक का एक और कंटेंट हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, जिसमें हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे।